नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ कृष्णा अकादमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपन राजस्थान का बजट 2020-21 पढ़ रहे थे, उसमें 3 भाग अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। और जो संकल्प लिए थे, राजस्थान सरकार द्वारा जो संकल्प लिए गए थे इस बजट में, उनमें से एक एक जो आपके संकल्प हैं वो एक एक वीडियो में लगभग पूरा हो रहा है। और आज अपन तीसरा और चौथा जो संकल्प है उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो देखेंगे और उनसे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनको भी साथ में पढ़ते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उद्योग, देखिए एक चौथा संकल्प है, उसमें सक्षम मजदूर, युवा और जवान, ठीक है। ये आपके चौथा संकल्प है वर्तमान बजट में। और उससे पहले मैं आपको 2 प्रश्न बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर एक उद्योग से रिलेटेड टॉपिक शुरू हो रहा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे राजस्थान की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई भी सिलेबस देखिए, उसमें ये उद्योग जरूर आते हैं। और तो इसमें देखिए उद्योग का जो टॉपिक है उसमें एक कॉमन क्वेश्चन करंट से जुड़ा हुआ भी बन सकता है कि वर्तमान में जो राज्य घरेलू उत्पाद है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद है, SGDP, स्टेट GDP जिसको आप बोल सकते हैं, उसमें उद्योगों का अंश कितना है, ठीक है। ये प्रश्न आपके बन सकता है। तो ये प्रश्न मैं आपको देता हूं यहाँ पर और आपको बताना है उद्योग क्षेत्र का राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कितना अंश है वर्तमान में। ठीक है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके पहला क्वेश्चन यही बना देता हूँ। और इस वीडियो के अंत में एक और प्रश्न दूंगा मैं आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और इसी बजट से रिलेटेड होगा, लेकिन वो पहले के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो वीडियो के अंत में एक और प्रश्न दिया जाएगा। पहला प्रश्न यही बन जाता है कि वर्तमान में राज्य सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का कितना अंश है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। अगले वीडियो में आपको मैं इसका आंसर दूंगा। और अब देखिए उद्योग की या बजट के उस परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं अपन। तो देखिए इसमें जो अगला पॉइंट है, प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 जारी की गई है, ठीक है। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 जारी की गई है। ये कौन से बजट में बोल रहे हैं? 2020-21 के बजट में बोल रहे हैं। और ये कौन से नंबर की है ये नीति, ध्यान रखिएगा, कौन सी औद्योगिक नीति है ये, ठीक है। कौन सी औद्योगिक नीति है? तो 7वीं हो जाती है लगभग यहाँ पर। अभी तक क्या 6 औद्योगिक नीतियाँ, ठीक है, 6 औद्योगिक नीतियाँ जारी हो चुकी है, ठीक है। तो मैं आपको वो क्रम से बता देता हूँ 6 औद्योगिक नीतियाँ कौन कौन सी है। ये 7वीं है। वर्तमान में कौन सी औद्योगिक नीति है, इसका क्रम कौन सा है, यहाँ पर एक और प्रश्न बन जाता है। या कब जारी की नवीनतम जो राजस्थान औद्योगिक विकास नीति जो नवीनतम है वो कौन से वर्ष में जारी की गई? 2019 में जारी की गई। और इसका क्रम आपको पूछे तो इसका क्रम कौन सा होगा? 7वीं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तो 2019 इसका वर्ष पूछ ले तो, और इसका क्रम पूछ ले तो क्रम में कौन सी होगी? ये 7वीं होगी। और अब मैं आपको जो औद्योगिक नीतियों से जुड़े हुए प्रश्न है वो बता देता हूँ। किसी एग्जाम में पूछा अभी 1-2 साल के पेपर में आप उठा के देखिए, राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति पूछी है, कब लागू हुई, ठीक है। तो मैं आपको 7वीं तो बता चुका हूँ, लेकिन इससे पहले की जो 6 है उनका टाइम भी बता देता हूँ ताकि आपके लिए वो बहुत ही ईजी रहे, ठीक है, आप उनको एक क्रम में याद कर सकें, ठीक है। और जो प्रश्न बने हैं उनको मैं बताता जाऊँगा। तो नंबर 1 याद रखिए, पहली औद्योगिक नीति की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो पहली औद्योगिक नीति 24 जून 1978, इसको थोड़ा सा हाँ, 24 जून 1978 ये पहली औद्योगिक नीति है, ठीक है। ये पहली औद्योगिक नीति प्रथम, और ये प्रश्न भी किसी एग्जाम में पूछा है, ठीक है। और फिर रिपीट हो सकता है, तो आप कृपया इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और चाहे तो दोबारा याद कर सकते हैं, या स्थायी रूप से याद रखने के लिए या फ्यूचर में आपके काम में आए इसके लिए ये
आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। 24 जून 1978 को प्रथम जो औद्योगिक नीति है वो जारी हुई। कौन से मुख्यमंत्री जी के काल में हुई थी? तो आपके जो भैरव सिंह जी शेखावत हैं उनके मुख्यमंत्रित्व काल में हुई थी। दूसरी देखिए, ठीक है, ये क्रम बता रहा हूं मैं। 24 जून 1978 को पहली, दूसरी देखिए अप्रैल 1991 जो आर्थिक सुधार लागू हुए थे भारत में, ठीक है, उस वक्त आपके क्या दूसरी जो औद्योगिक विकास नीति है वो आपके क्या लागू हुई थी। ये भी आपके भैरव सिंह जी शेखावत के मुख्यमंत्रित्व काल में हुई थी। फिर देखिए तीसरी आपके 15 जून 1994 ये सुमेलित करो वाला प्रश्न आ जाता है कई बार, या निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, ऐसा प्रश्न आपने देखा होगा। तृतीय और 15 जून 1994 को तृतीय औद्योगिक विकास नीति। चौथी देखिए 4 जून 1998 ये आपके चतुर्थ औद्योगिक विकास नीति। ये चारों जो औद्योगिक विकास नीति है ये आपके भैरव सिंह जी शेखावत जो मुख्यमंत्री थे, भूतपूर्व दिवंगत हैं, ठीक है, और उनके समय ये क्या हुआ था, आपके चार जो औद्योगिक नीतियां ये जारी हुई थी। फिर पांचवी लेते हैं, पांचवी औद्योगिक नीति जून 2010 ये आपके जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके पूर्ववर्ती कार्यकाल में, ठीक है, गहलोत जी, ठीक है, उनके कार्यकाल में लागू हुई थी। फिर देखिए 8 अगस्त 2015 इसमें छठी जो आपके औद्योगिक नीति है जारी हुई थी 8 अगस्त 2015 को। और अभी जो चल रही है उसका क्रम कौन सा है? वर्तमान औद्योगिक विकास नीति का क्रम 7वां है, ठीक है। ये क्रम भी पूछ लें और वर्ष भी पूछ ले तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये पूर्ववर्ती जो औद्योगिक विकास नीतियां हैं उनका एक क्रम है, ठीक है। इनकी डेट पूछ ले तो आपको वो भी बता दिया, या कौन से मुख्यमंत्री थे, किसका शासनकाल था, ठीक है, वो भी बता दिया मैंने आपको। और ये 6 औद्योगिक नीतियां पढ़ने के बाद देखिए जारी की गई है। कब जारी की गई है? इस बजट में क्या बताया आपके बजट भाषण में, कौन से वर्ष में जारी की गई है? 2019 में, ठीक है। इसी क्रम में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना ये भी कौन से वर्ष में लागू हुई है? 2019, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? आपके जो निवेश प्रोत्साहन जो आपके योजना है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 भी लागू की गई है। अब देखिए 2019 तो है, लेकिन ये इससे पहले कब जारी हुई थी? ये आपके नया प्रश्न बनता है यहाँ पर, ठीक है। इससे पहले कब जारी हुई थी ये आपके? तो 2014 में ये जारी हुई थी, ठीक है। निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 में जारी हुई थी प्रथम बार। और वर्तमान में इसमें क्या संशोधन करके नई प्रोत्साहन योजना, निवेश प्रोत्साहन योजना कब लाई गई है? 2019 में लाई गई है, ठीक है। और ये 2014 में शुरू हुई थी। आपको पूछ ले कब शुरू हुई थी? 2014 में। और अभी क्या इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है, कुछ उद्देश्य इसके जो है वो बता देता हूँ। और उद्देश्य आपको बता देता हूँ। राजस्थान को भारत में सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभारने हेतु क्या ये नई निवेश प्रोत्साहन योजना लाई गई है, ठीक है। अब इसके कुछ उद्देश्य हैं वो मैं आपको बता देता हूं, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको वीडियो को देख के। पहला तो देखिए पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक विकास करना। इस नीति का उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य क्या होगा? पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक विकास करना। आप देखिए राजस्थान में जो पर्यावरण है या वन है, ठीक है, वो बहुत कम पाए जाते हैं। उनको वन क्षेत्र को बिना कोई नुकसान पहुंचाए, ठीक है। और उद्योग जब स्थापित किया जाता है तो उसमें कई देखिए आप भूमि का जब अधिग्रहण किया जाता है उसमें भी क्या कई पेड़ों को काटा जाता है, या जब फैक्ट्रियां स्थापित किए जाते हैं, उद्योग स्थापित किए जाते हैं, उनसे जो प्रदूषण होता है उससे क्या पर्यावरण को नुकसान होता है। उसमें कुछ ऐसे तरीके अपनाए गए हैं जिससे पर्यावरण को न्यूनतम जो है वो नुकसान पहुंचे, ठीक है। ये इस नीति में उद्देश्य रखा गया। दूसरा है इस नीति का योजना का उद्देश्य वो है आधारभूत ढांचा सृजित करना। आधारभूत ढांचे में अपन बात करें तो बिजली, पानी और सड़क, ठीक है। बिजली, पानी और सड़क मूल रूप से
ये आधारभूत ढांचा होता है कि उद्योगों को स्थापित करने के लिए। फिर देखिए रोजगार के अवसर तो हैं, लेकिन रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करना, ठीक है। उद्योग स्थापित होंगे तो उसमें रोजगार की संभावना बढ़ेगी और जो कर्मचारी है या युवा वर्ग है, ठीक है, उनकी भर्ती करने के लिए इस नीति में ये प्रावधान किया गया। फिर देखिए जो चौथा इसमें उद्देश्य है वो ये है संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। अगर बात करें तो राजस्थान में उद्योग पूर्वी जो राजस्थान है उसमें ज़्यादा केंद्रित है, ठीक है, उत्तर पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा केंद्रित है और कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल भी आपके औद्योगिक जो विकास है वो गौण बिल्कुल न्यून है या कम है, ठीक है। तो पूरे राजस्थान के सभी जिलों में, ठीक है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए या संतुलन बनाए रखने के लिए इस नीति में योजना में प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसके कुछ उद्देश्य हैं आपके निवेश प्रोत्साहन योजना के। और अब देखिए इसमें एक और उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ। निवेश प्रोत्साहन योजना में क्या बोलते हैं, आपके नया कारोबार जो स्थापित करते हैं या जो पूर्व स्थापित जो उद्योग हैं या इकाइयां हैं उनमें निवेश को आकर्षित करना और उन्हें अधिक विकसित करना, ये क्या है, इसके प्रोत्साहन योजना के प्रावधान है, ठीक है। और अभी मैंने कुछ जो आपको उद्देश्य बताए थे वो औद्योगिक विकास नीति के थे, ठीक है। 4 जो उद्देश्य, 4 या 5 आपको उद्देश्य जो बताए मैंने, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा किसके हैं, वो औद्योगिक विकास नीति के। और ये आपके निवेश प्रोत्साहन मतलब जो पूर्व स्थापित उद्योग है, ठीक है, इकाइयां हैं, उनमें निवेश को आकर्षित करना और उनको और विकसित करना क्या है इस नीति का, इस योजना का उद्देश्य है। और फिर देखिए आपके इसी पर्पज से आपने सुना होगा कि रिसर्जेंट राजस्थान, ठीक है, रिसर्जेंट राजस्थान का सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आपको पूछ ले, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सोचिए कि ये तो हो चुका है पहले, करंट में इसको नहीं पूछा जाएगा। उद्योग, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात की जाती है और उद्योग की बात की जाती है तो ये प्रश्न बार बार रिपीट हो सकता है कि राजस्थान में रिसर्जेंट राजस्थान सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 19 और 20 नवंबर 2015, ठीक है। यहां पर एक और क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, रिसर्जेंट का आप ध्यान रखिएगा। रिसर्जेंट का मतलब होता है आपके पुनरुत्थान, ठीक है। राजस्थान को पहले बीमारू राज्यों में गिना जाता था। बीमारू मतलब जो विकसित अवस्था में नहीं है, जहाँ की अर्थव्यवस्था ज़्यादा डेवलप नहीं है, ठीक है। तो ये कब आयोजन, आपके 19 और 20 नवंबर, ध्यान रखिएगा डेट 2015, ठीक है। और इसमें जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देश के प्रतिनिधि आए थे और यहाँ पर निवेश करने के लिए उन्होंने हामी भरी थी, ठीक है। तो ये आयोजन कब हुआ था, रिसर्जेंट राजस्थान, रिसर्जेंट का मतलब ध्यान रखिएगा पुनरुत्थान, राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब किया गया था, 19 और 20 नवंबर 2015 को, ठीक है। ये इसी के अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन योजना जो 2014 वाली थी, ठीक है, जब शुरू की गई थी उसके अंतर्गत ये आयोजित किया गया था। फिर देखिए इसमें क्षेत्रीय असंतुलन है, विकास जो आपके उद्योग है, औद्योगिक जो ढांचा है वो क्या है, उसमें असंतुलन है, क्षेत्रीय असंतुलन है, ठीक है। पूरे राजस्थान में समान रूप से उद्योग विकसित अवस्था में नहीं है, ठीक है। इसको दूर करने की दृष्टि से एक क्या मोस्ट बैकवर्ड एरियाज में स्थापित होने वाली पात्र इकाइयों के लिए विशेष छूट का प्रावधान रखा जाएगा। ये मोस्ट बैकवर्ड जो एरियाज हैं इनमें 6 जिले आते हैं, ध्यान रखिए। राजस्थान में 6 जो जिले हैं वो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। यहाँ पर एक और प्रश्न बता देता हूँ, हाँ ये आपने लिख लिया हो तो इसको मिटाता हूँ मैं, या बाद में देख के भी लिख सकते हैं इसको। फिर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, कॉमन क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो उद्योगों का जिसमें सिलेबस में है पॉइंट, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले, ठीक है, वो कौन कौन से हैं या कितने हैं। 6 जिले मुख्य रूप से इसमें गिने जाते हैं। वो 6 जिले कौन कौन से, एक तो ध्यान रखिएगा जैसलमेर,
दूसरा बाड़मेर, तीसरा आपके धौलपुर, चौथा करौली, पांचवा बारा और छठा सिरोही। ठीक है, ये 6 जो जिले हैं ये औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिले माने जाते हैं। यहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ बहुत कम हैं। ठीक है, बाड़मेर और आपके जैसलमेर में तो देखिए जो तेल और गैस खोज का कार्य हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा उद्योग का बहुत कम है। ठीक है, धौलपुर में भी कांच उद्योग है और पत्थर उद्योग चलता है धौलपुर करौली में। सिरोही में बिल्कुल ही कम है और बारा में भी औद्योगिक इकाइयों की संख्या बहुत ही कम है। ठीक है, तो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिले हैं। ये 6 जिले आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन बन सकता है किसी भी टाइप से। मैं हर चीज़ को आपको बारीक तरीके से बता रहा हूँ और कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बजट के अलावा भी कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो ये क्या आपके मोस्ट बैकवर्ड एरियाज, MBA एरियाज कौन से हैं या कौन से जिले हैं। ठीक है, MBA जिले कौन से कहलाते हैं। MBA मतलब मोस्ट बैकवर्ड, पिछड़े हुए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए औद्योगिक दृष्टि से जो जिले हैं वहाँ पर पात्र इकाइयाँ किसकी, उद्योग की इकाइयाँ, उनमें विशेष छूट का प्रावधान रखा जाएगा। ये बताया नहीं गया है कि कौन सी विशेष छूटें होगी। जो बजट की डिटेल है उसमें ये चीज़ें दी हुई है और अब हमारे इसमें ज़्यादा काम की नहीं है। फिर देखिए अगला जो पॉइंट है उसमें भी प्रश्न क्या बनता है, प्रदेश में उद्योगों की सुगम स्थापना के लिए सभी अनुमतियाँ, ठीक है, जो फॉर्मेलिटीज होती है एक ही स्थान से प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा वर्ष 2011 में सिंगल विंडो एक्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार कि सिंगल विंडो एक्ट कब लागू हुआ था या सिंगल विंडो एक्ट का संबंध किससे है। ठीक है, तो ये तो इसका उद्देश्य हो गया, उद्योगों की सुगम स्थापना। राजस्थान में उद्योगों की सुगम स्थापना के लिए कौन सा एक्ट लाया गया, ठीक है, और कब लाया गया, सिंगल विंडो एक्ट। ठीक है, एकल खिड़की अधिनियम, ठीक है, एकल खिड़की अधिनियम 2011 में लाया गया, उद्योगों की सुगम स्थापना के लिए लाया गया। जो फॉर्मेलिटीज होती है, अनुमतियां होती है, सरकारी जो अनुमतियां होती है, ठीक है, उनको एक ही खिड़की पर प्रदान करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया, सिंगल विंडो एक्ट लाया गया, 2011 में लाया गया। ठीक है, लागू किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, कब लाया गया और किस उद्देश्य से लाया गया, ये दो प्रश्न और बता देता हूं मैं आपको। फिर देखिए इस एक्ट के अनुपालन को और प्रभावी बनाने के लिए क्या किया गया सरकार द्वारा, वन स्टॉप शॉप प्रणाली। ठीक है, आपको पूछ ले एग्जाम में कि वन स्टॉप शॉप प्रणाली का संबंध किससे है, ठीक है, या क्या है। जैसे RS मेंस का एग्जाम होता है उसमें आपको 5 लाइन में बताना पड़ता है, 2 लाइन में बताना पड़ता है। तो आप ध्यान रखिए कि राजस्थान सरकार द्वारा जो औद्योगिक जो नए उद्योग स्थापित किए जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो कागजी कार्रवाई है या जो सरकारी अनुमतियां प्रदान की जाती है, ठीक है, उसमें आपके 98 प्रकार की मंजूरियां, वन स्टॉप शॉप क्या है, 98 प्रकार की जो मंजूरियां हैं, जो फॉर्मेलिटीज हैं, उनको एक ही खिड़की पर क्या प्रदान किया जाएगा। कोई भी नवीन उद्योगपति को ऐसे नहीं कहा जाएगा कि आप उस ऑफिस में अपनी फाइल लेके जाइए, जयपुर जाइए, उदयपुर जाइए, जोधपुर जाइए, ठीक है, अलग अलग जो विभाग हैं वहां पर घूमना नहीं पड़ेगा। एक ही आपके सिंगल विंडो, एक ही खिड़की में क्या वन स्टॉप शॉप, उसमें क्या 98 प्रकार की मंजूरियां जो है या उस फाइल को जो उद्योग स्थापित करने से संबंधित है उसको 98 प्रकार की मंजूरियां एक ही जगह दी जाएगी। वो उसके लिए क्या है, वन स्टॉप शॉप प्रणाली स्थापित की गई है। किस एक्ट के अंतर्गत की गई है, हाँ, यहाँ पर एक नया घुमा के प्रश्न बन सकता है कि वन स्टॉप शॉप जो प्रणाली है वो कौन से अधिनियम के तहत स्थापित करने का निर्णय लिया गया। 2011 के सिंगल विंडो एक्ट, एकल खिड़की अधिनियम के तहत इसको स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कई प्रकार के प्रश्न कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, वो सारे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक ही तरीके से नहीं पढ़ना है किसी भी चीज को, अलग अलग एंगल से क्वेश्चन पूछने वाला कैसे भी उलट पलट के पूछ सकता है। ठीक है, तो हर तरीके से मैं संभावना है वो सारी समाप्त कर रहा हूँ कि आपके इस चीज से बाहर क्वेश्चन कोई जाए। ठीक है, तो फिर देखिए इस प्रणाली में, हाँ, वन स्टॉप प्रणाली में आपको 5 लाइन लिखनी हो तो ज्यादा क्या लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रणाली में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता, ठीक है, मुख्यमंत्री जो राजस्थान का होगा उसकी अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया जाएगा।
बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह बोर्ड निवेश प्रस्तावों संबंधी स्वीकृतियां, अभी मंजूरी की बात की अपन ने, 98 जो स्वीकृतियां हैं वो प्रदान करने में सक्षम होगा। ठीक है, ये बोर्ड क्या करेगा, वन स्टॉप शॉप, एक ही जगह 98 प्रकार की जो मंजूरियां हैं या जो स्वीकृतियां हैं वो प्रदान करेगा। प्रथम चरण में एकल खिड़की व्यवस्था के 14 विभागों के अधिकारियों के BIP बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पैनल, ठीक है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पैनल में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। हाँ, इसमें आप और डिटेल में लिख सकते हैं, ये बहुत डीप चीज है। कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम होता है जैसे, या RS मेंस का एग्जाम होता है, RS प्री का होता है, उसमें भी पूछ लेते हैं कितने विभाग, तो 14 विभाग यहाँ पर के अधिकारियों को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पैनल, ये अपन ने बोर्ड अपन ने जो अभी देखा था उसमें पैनल में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। ठीक है, विशेष रूप से उनको प्रतिनियुक्ति दी जाएगी इस बोर्ड में। ठीक है, जिससे निवेश प्रोत्साहनों को त्वरित क्लियरेंस मिल सकेगी। ठीक है, निवेश प्रस्तावों को त्वरित स्वीकृतियां, क्लियरेंस मतलब मंजूरी या स्वीकृतियां मिलेंगी। अब देखिए, आपके रिसर्जेंट राजस्थान की बात हुई, निवेश को आकर्षित करने की बात हुई यहाँ पर, ठीक है, एकल खिड़की की बात हुई, ठीक है, वन स्टॉप शॉप की बात हुई। तो 2-3 चीजें मैं और बता देता हूँ आपको कि आपके जो राजस्थान में क्या बोलते हैं, जो निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए जो जापानी जोन, कोरियाई जोन बनाया गया है वो भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, यहाँ पर मिटाता हूं मैं इसको और यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूं। जापानी जोन के नाम से कौन सा स्थान मशहूर है, या जापानी जोन का संबंध किस क्षेत्र से है, किस जिले से है। ठीक है, जापानी जोन का संबंध जापानी निवेश को आकर्षित करने, जापानी कंपनियों को आकर्षित करने, दो नंबर का क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, वो भी देख सकते हैं आप। ठीक है, आकर्षित करने के लिए जो आपके नीमराणा है अलवर जिले में, उसको जापानी जोन कहा जाता है क्योंकि वहां पर जापानी कंपनियां निवेश कर रही है। ठीक है, और विशेष रूप से उसको जापानी जोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने, जापानी कंपनियों ने निवेश किया है और पूरा का पूरा एरिया जो नीमराणा है वो जापानी जोन के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए कोरियाई जोन, ये मिटाता हूं मैं। कोरियाई जोन, अगला क्वेश्चन देखिए, कोरियाई जोन। कोरियाई जोन वही है आपके जो दक्षिण कोरियाई, उत्तर कोरिया की बात नहीं कर रहे हैं अपन, यहाँ पर दक्षिण कोरिया की बात कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया जो जापान के पास ही देश स्थित है, दक्षिण कोरिया की कंपनियों से निवेश को आकर्षित करने हेतु गिलोट कहाँ पड़ता है, ये एग्जाम में आया हुआ है, गिलोट अलवर में। ठीक है, तो आपके वो जापानी जोन हो गया और ये दक्षिण कोरिया का कोरियाई जोन हो गया। दक्षिण कोरिया की कंपनियां यहाँ पर अपनी निवेश कर रही है और यहाँ पर अपने प्लांट लगा रही, संयंत्र लगा रही। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न में आपको साथ में बता दिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो जाते हैं कई बार। अब देखिए, ये पॉइंट हो गया 75। अब 76 की ओर चलते हैं। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने व रोजगार सृजन में MSME का मतलब ध्यान रखिएगा, M का मतलब माइक्रो, S का मतलब स्मॉल और इस M का मतलब मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज आप ध्यान रखिएगा, उद्यम को कहते हैं। हाँ, ये मिटाता हूं और इसका अर्थ बताता हूं मैं आपको। M माइक्रो, हिंदी में लिखे तो सूक्ष्म। ठीक है, S स्मॉल छोटा,
और फिर आता है M इसका मीडियम, मध्यम, ठीक है, और E का मतलब एंटरप्राइजेस। उद्यम, उद्यम मतलब उद्योग, ठीक है। उद्योगों की महती भूमिका है। राज्य में MSME की आसानी से स्थापना हेतु हम वर्ष 2019 में नया एक्ट लेकर आए। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके तैयार हो जाता है कि राजस्थान में MSME एक्ट, ठीक है, कौन से वर्ष में लाया गया, ये कौन से वर्ष में बना, तो 2019 MSME एक्ट, ठीक है, ये कौन से वर्ष में, 2019 में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट हो सकता है एग्जाम में कई सालों तक, ठीक है, जब तक इसमें ज्यादा फेरबदल नहीं होता है। ये क्वेश्चन आने वाले वर्षों में जितने भी एग्जाम्स होंगे, ठीक है, उद्योग से रिलेटेड जो पॉइंट है उसमें आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ये MSME एक्ट राजस्थान में कब लाया गया, वर्ष 2019 में लाया गया। और इसमें क्या है, सरकारी स्वीकृतियों और निरीक्षणों की बाध्यता 3 सालों तक के लिए मुक्त कर दिए, ठीक है। और ज्यादा इसमें क्या होगा, पहले उसमें अपन ने देखा था कि भाई ये 98 प्रकार की जो स्वीकृतियां हैं एक ही खिड़की पे या वन स्टॉप शॉप के प्रणाली के अंतर्गत दी जाएगी। अब ये माइक्रो, सूक्ष्म, छोटे और मध्यम जो उद्योग हैं, ठीक है, उनमें क्या सरकारी स्वीकृतियों और निरीक्षणों की बाध्यता को खत्म किया गया इस एक्ट के द्वारा, ठीक है, 3 साल तक के लिए। कितने साल तक के लिए खत्म किया गया, 3 साल तक के लिए खत्म किया गया। और इसमें क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, किसका, उद्योगों का या उद्यमों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, ठीक है, जिसके माध्यम से कितने अभी तक उद्यमियों ने, इस बजट की बात कर रहे हैं तो इस बजट तक कितने उद्यमियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, 3,339 उद्यमियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और उनको तत्काल सर्टिफिकेट, उद्योग स्थापित करने का सर्टिफिकेट भी क्या, तत्काल रजिस्ट्रेशन के साथ ही उनको क्या, आपके सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। और ऐसा करने वाला क्या है, राजस्थान पहला। हाँ, यहाँ पर एक और करंट का क्वेश्चन बनता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का, तो राजस्थान, ठीक है। किस क्षेत्र में, MSME जो आपके उद्यम है उनकी स्थापना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान है। यहाँ पर इसका प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बता दिया है। फिर देखिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं अपन। हाँ, पहला राज्य हो गया। अब देखिए राज उद्योग मित्र पोर्टल, ठीक है, राज उद्योग मित्र पोर्टल, ये 12 जून 2019 को, हाँ, यहां पर क्वेश्चन बनता है, राज उद्योग मित्र पोर्टल है क्या, ये मैं बता देता हूं। और 12 जून 2019 को ये पोर्टल लॉन्च हुआ था। मुख्यमंत्री जो आपके वर्तमान है उन्होंने लॉन्च किया था 12 जून 2019 को, ठीक है। कौन सा पोर्टल, राज उद्योग मित्र पोर्टल। अब ये है क्या, वो मैं आपको बता देता हूं। जो युवा वर्ग है राजस्थान का, उनको व्यापार मतलब आप जैसे स्टार्टअप पढ़ते हैं या उद्योग, नवीन उद्योग है, उनकी स्थापना हेतु प्रेरित करने के लिए, ठीक है। जो राजस्थान के युवा वर्ग है उनमें देखिए बेरोजगारी को लेकर बहुत ज्यादा तनाव रहता है, तो उसको रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए क्या है भाई, अगर कोई वो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कोई नवीन उद्योग शुरू करना चाहते हैं, तो इस पोर्टल के माध्यम से उनको क्या प्रोत्साहित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, जो रोजगार के अवसर ढूंढ सकते हैं। सरकारी जो नौकरियां हैं उनके अलावा भी कई विकल्प हैं, ऐसे आपको प्रेरित किया जाता है इस पोर्टल के माध्यम से। और ये कब शुरू हुआ, 12 जून 2019 को। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। किसी भी प्रकार से आपके प्रश्न बन सकता है। फिर देखिए देश में पहले हस्तशिल्प निर्यात के बड़े केंद्र, हाँ, देश में हस्तशिल्प निर्यात के बड़े केंद्र जोधपुर में। हाँ, यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा, अभी मैं बता देता हूँ। जोधपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का राजस्थान अंतरराष्ट्रीय निर्यात एक्सपो, ठीक है, राजस्थान अंतरराष्ट्रीय निर्यात एक्सपो आयोजित किया जाएगा। अभी तक आयोजित नहीं हुआ है, अब आयोजित किया जाएगा, ठीक है। अब ये होता क्या है, अंतरराष्ट्रीय निर्यात एक्सपो क्या होता है, एक विशेष प्रकार की जो प्रदर्शनी होती है या जो बड़ा प्रदर्शनी मेला होता है एक तरह से, ठीक है, वो आयोजित किया जाएगा, जिसमें विदेशों से क्या निर्यात की जो संभावनाएं हैं उनको ढूंढा जाएगा इस मेले के माध्यम से।
और कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, मतलब जहाँ पर बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं वो भी आ सकती है निवेश के लिए, जो बातचीत है या अवसर ढूंढने के लिए कहाँ पर आ सकती है, इस मेले में आ सकती है। तो वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? जोधपुर में किया जाएगा। कब किया जाएगा इसका कोई इसमें डिटेल नहीं दे रखा है। वो आने वाले जो आपके करंट जी के क्वेश्चन में है, आप उनको अखबार जैसे आप रोज पढ़ते हैं उनमें देख सकते हैं, ठीक है। और फिर देखिए, हाँ, इसमें 3 करोड़ रुपए का व्यय होगा। हाँ, किसके द्वारा किया जाएगा? ध्यान रखिएगा, रीको द्वारा, जो आपके उद्योगों की स्थापना में जो महत्वपूर्ण रोल रखता है रीको, उसके द्वारा वहन किया जाएगा। ये बहुत सारी डिटेल्स हैं, जब उद्योग वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें डिटेल में और पढ़ाऊंगा मैं आपको। और अभी इसमें से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैंने आपको बताया। राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय निर्यात एक्सपो, ठीक है, यहाँ से निर्यात करने के लिए एक प्रदर्शनी, मतलब जो यहाँ के उत्पाद है राजस्थान के, एक तो निवेश को आकर्षित करने, दूसरा यहाँ से निर्यात करने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। वो कहाँ पर होगा? जोधपुर में होगा, ठीक है, आने वाले समय में। फिर देखिए अगला जो पॉइंट है उसमें देख लेते हैं। हाँ, राज्य में औद्योगिक निवेश व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, ये मतलब बिखरे हुए प्रश्न है लेकिन कई बार यहीं से पूछ लेते हैं, ठीक है। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रीको द्वारा, किसके द्वारा? रीको द्वारा अलवर, रीको एक संगठन है, ठीक है, जो उद्योगों की स्थापना में कार्य करता है। सर्वोच्च जो यहाँ पर संस्थान है राजस्थान में वो रीको है, ठीक है, वित्त सुविधा उपलब्ध करवाता है, ठीक है। अलवर, चूरू, सीकर, जालौर, टोंक, बूंदी, भरतपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर जिलों में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी, ठीक है। हाँ, प्रश्न यहाँ पर क्या बनेगा कि राजस्थान में औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किन जिलों में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी? या रीको क्षेत्र, आपने नाम सुना होगा, रीको क्षेत्र एरिया, रीको एरिया, वो कहां पर नए स्थापित किए जाएंगे? अलवर, चूरू, सीकर, जालौर, टोंक, बूंदी, भरतपुर और बांसवाड़ा और आपके लास्ट उदयपुर, ठीक है। इन जिलों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिलों में स्थापना की जाएगी, ठीक है। जिलों की संख्या पूछ ले तो, और दौसा और राजसमंद में रीको का इकाई कार्यालय खोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो क्या किया जाएगा? औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी और इकाई कार्यालय कहाँ पर खोले जाएंगे? राजसमंद और दौसा जिलों में खोले जाएंगे, रीको के इकाई कार्यालय खोले जाएंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त हिंडौन जिला, करौली एवं गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर में भी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की संभावना तलाशी जाएगी, ठीक है। संभावना तलाशी जाएगी, स्थापना कहाँ की जाएगी? तो 9 जिले अलग हैं और यहाँ पर संभावना तलाशी जाएगी, ठीक है। और इनमें स्थापित होने वाली इकाइयों को विशेष पैकेज दिया जाएगा, ठीक है। ये विशेष आर्थिक क्षेत्र 2 सीतापुरा में 2 है, ध्यान रखिएगा। ये 1 और 2 की बात कर रहे हैं। सीतापुरा जयपुर में करीब 25,000 वर्ग फीट पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी। प्लग एंड प्ले फैसिलिटी क्या होता है? जिन उद्योगों की स्थापना में बहुत कम मेहनत लगती है, बहुत कम खर्चा आता है, बहुत कम स्वीकृतियां प्राप्त करनी पड़ती है, ठीक है, बहुत आसानी होती है जिन उद्योगों को स्थापित करने में, उनको क्या बोलते हैं? प्लग एंड प्ले फैसिलिटी बोलते हैं, ठीक है, का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। प्लग एंड प्ले फैसिलिटी फिर बता देता हूं, जिन उद्योगों की स्थापना में बहुत कम मेहनत की आवश्यकता होती है, बहुत कम संसाधनों की आवश्यकता होती है, उनको क्या बोलते हैं? आपके प्लग एंड प्ले फैसिलिटी बोलते हैं, ठीक है। इस फैसिलिटी में छोटे तथा अन्य उद्योगों को रेडी टू मूव बिल्ट अप एरिया, ठीक है, ऐसा एरिया उपलब्ध करवाया जाएगा जहां पर ज़्यादा कोई ढांचा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे छत है किसी बिल्डिंग की तो उसको भी काम में लिया जा सकता है, ठीक है। रेडी टू मूव बिल्ट अप एरिया उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे ये अपनी इकाई कम से कम समय में शुरू कर सकें। ज़्यादा कोई निर्माण या वहाँ पर कोई नई मशीनरी लगाने की अधिक संख्या में वो जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार का एरिया डेवलप किया जाएगा, यह इस बजट में घोषणा की गई है। फिर देखिए, प्रदेश के हस्तशिल्पियों, दस्तकारों, आयातकों, निर्यातकों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा संचालित हस्तशिल्प एम्पोरियम। एम्पोरियम क्या होता है? ध्यान रखिएगा, बिक्री भंडार होते हैं, ठीक है। एम्पोरियम आपके बिक्री भंडार होते हैं। एम्पोरियम का अर्थ ठीक है, बिक्री भंडार किसके लिए? हस्तशिल्पियों, दस्तकारों के लिए। फिर है इनलैंड
कंटेनर डिपो, आपने ट्रेन के जो मालगाड़ियां होती हैं उनमें कंटेनर देखे होंगे, ठीक है। एक तो कंटेनर आते हैं आपके जो पोर्ट होते हैं, बंदरगाह होते हैं, वहां से आते हैं। एक आपने देखा होगा जो रेलवे स्टेशन होते हैं उनमें भी आपके आसपास जो कंटेनर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इनलैंड कंटेनर डिपो बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय कंटेनर डिपो बोलते हैं। एयर कार्गो, ठीक है, हवाई जो मार्ग है उससे भी क्या उन कंटेनर या कार्गोज को मालवाहक जो जहाज होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, उनके द्वारा जो पहुंचाया जाता सामान उस सेवा का क्या आधुनिकीकरण और नवीनीकरण करवाया जाएगा, ठीक है। ये सुविधा भी इसमें दी गई है, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं बनते इनमें, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। फिर देखिए गांधी स्मृति, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 150वीं जयंती के अवसर पर जयपुर में खादी प्लाजा, प्लाजा क्या होता है, तो प्लाजा आप ध्यान रखिएगा बाजार या मंडी को बोलते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा जैसे गांधी जी ने खादी को बढ़ावा देने का प्रयास किया था, तो उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर जयपुर में खादी प्लाजा की स्थापना की जाएगी। जैसे अभी 2019 में निकल गई उनकी 150वीं जयंती, और इस पर 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी, ठीक है। ये खादी प्लाजा है कहाँ पर, जयपुर में, और 10 करोड़ की लागत से, बस इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे 50% खादी वस्त्रों पर छूट दी जाती खादी संस्थाओं द्वारा, ठीक है। और इसमें और कौन सा प्रश्न बनता है आपके, देखिए, ठीक है। बुनकर संघ जो खादी बनाते हैं उनका भी सुदृढ़ीकरण करवाया जाएगा ताकि इसको और प्रोत्साहन मिले। फिर देखिए पेट्रोलियम और खनिज, ठीक है। अभी इसमें से 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, 2018 के जो पेपर है, 2019 के पेपर उनमें भी पूछा है, ठीक है। तो खान आवंटन के लिए क्या आगामी वर्ष, हाँ, आगामी वर्ष में कम से कम 2000 हेक्टेयर प्रधान खनिज क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। पुराने वीडियोज आप देख लीजिए, ठीक है। प्रधान और अप्रधान खनिज, जब खनिज वाला टॉपिक जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें इनको डिफाइन किया था, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ई ऑक्शन, ऑनलाइन जो नीलामी है वो की जाएगी, ठीक है। ये आपके इसमें सुविधा दी गई है, इस बजट में घोषणा की गई है, ठीक है। ऑनलाइन जो नीलामी है वो की जाएगी खान आवंटन के लिए, ये इसमें बताया गया। फिर देखिए प्रश्न जो बने, बाड़मेर में रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के निर्माण को समय पर पूरा करना 2022 तक पूरा करना है, ठीक है। सरकार का फोकस है, ठीक है। तो ये प्रश्न किस वर्ष तक, 2022 तक पूरा करना है इसको। इस परियोजना की कुल लागत, ठीक है, ये लागत वाला प्रश्न अभी तक नहीं पूछा है तो याद रखिए। अब पूछ सकते हैं कि इसकी लागत क्या होगी, 43,129 करोड़ रुपए, ठीक है, जो रिफाइनरी होगी। और मैंने आपको बताया खनिज वाले टॉपिक में बताया था इस रिफाइनरी का नाम क्या होगा, ठीक है। एक तो आपके कब तक पूरा, ये पहला प्रश्न। दूसरा इसकी लागत, ठीक है, दूसरा इसकी लागत कितनी होगी। तीसरा इसका नाम क्या होगा रिफाइनरी का, ठीक है। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कंपनी में HPCL की हिस्सेदारी कितनी है, 74% है। राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी 26% है। 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी तक। चौथा प्रश्न, ठीक है, फिर रिपीट हो सकता है। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इसकी हिस्सेदारी इस रिफाइनरी में 74%, राजस्थान सरकार की 26% भागीदारी है, ये पूछा गया है, ठीक है। फिर देखिए इसमें रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। फिर देखिए महात्मा गांधी नरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, ठीक है, लागू किया था पूर्ववर्ती सरकार में, ठीक है। कुछ सालों में इस कमियां नजर आई है, ठीक है, पिछली सरकार की जो कमियां वो बता रहे हैं यहाँ पर। और फिर देखिए काम मांगो अभियान, ठीक है, काम मांगो अभियान का संबंध किस योजना से है, तो याद रखिएगा जो महानरेगा, महात्मा गांधी नरेगा है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है काम मांगो अभियान, ठीक है। इनमें मजदूरों की संख्या, जैसे आप कहते हैं कि भाई रोजगार नहीं है, तो बेरोजगार हैं उनको क्या काम मांगो अभियान के तहत क्या 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, ठीक है। ये किसका हिस्सा है भाई, आपके महानरेगा,
ठीक है, महानरेगा का हिस्सा है, पूर्ण कर लिया गया है। इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जा सकता है, आप भी रोजगार मांग सकते हैं, इसमें 100 दिन का न्यूनतम आपको रोजगार दिया ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए पर्यटन की दृष्टि से कौन से प्रश्न बनते हैं। तो पर्यटन संबंधी जो सुविधाएं हैं उनके लिए 100 करोड़ रुपए के पर्यटन विकास कोष, हाँ यहाँ पर क्या कि घोषणा किसकी हुई, पर्यटन विकास कोष की घोषणा हुई है, लेकिन कितने करोड़ का बजट रखा गया, 100 करोड़ का। ठीक है, ठीक है, इस कोष के लिए 100 करोड़ के कई आपके इसमें बजट में कोष बनाए गए हैं। उनमें से एक कौन सा आपके पर्यटन विकास कोष हो गया, जैसे नेहरू बाल विकास कोष था, बाल संरक्षण कोष था, उसमें भी 100 करोड़ रुपए थे। ठीक है, इसकी घोषणा की है इसमें। फिर देखिए इस कोष के उपयोग हेतु पृथक रूपरेखा तैयार की जाएगी, साथ ही राजस्थान में ईज ऑफ ट्रेवलिंग इन राजस्थान नीति विकसित की जाएगी। ठीक है, ईज ऑफ ट्रेवलिंग इन राजस्थान में पर्यटन संबंधी जो समस्याएं हैं, ठीक है, जो सुविधाएं उनको विकसित किया जाएगा। ठीक है, और जो ट्रेवलिंग संबंधी पर्यटन संबंधी जो समस्याएं आती हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, ये नीति पॉलिसी जारी की जाएगी, इस बजट में घोषणा हुई है। फिर देखिए आरटीडीसी की 4 हेरिटेज संपत्तियां, ठीक है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आपके उसकी जो 4 हेरिटेज संपत्तियां हैं, पहली है आपके लेक पैलेस सिलिसेट। ठीक है, याद रखिए पर्यटन टॉपिक है जिन भी सिलेबस में उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, लेक पैलेस सिलिसेट अलवर सिलिसेट जो झील है, ठीक है, लेक पैलेस वहां पर एक महल है सिलिसेट झील में, अलवर जिले में। झूमर बावड़ी रणथंबोर ये सवाई माधोपुर में है। गोकुल नाथ द्वारा राजसमंद में है। और होटल सरोवर, ठीक है, आप कभी पुष्कर गए हैं तो वहां पर आरटीडीसी की एक होटल है जिसका नाम होटल सरोवर है। ठीक है, पुष्कर सरोवर के पास। ठीक है, अजमेर के जीर्णोद्धार संरक्षण और विकास हेतु मतलब 4 जो हेरिटेज संपत्तियां हैं उनके चारों के विकास हेतु 4 करोड़ मतलब एक के लिए 1 करोड़ का बजट प्रस्तावित है, मतलब प्रावधान किया गया इसमें। ठीक है, और इस वीडियो में दोस्तों जो बहुत ही अच्छे प्रश्न बने हैं, ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और महत्वपूर्ण लगे होंगे। ठीक है, उनको नोट डाउन कर लीजिए। इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, आपको कम पढ़ाऊंगा लेकिन गुणवत्तापूर्ण पढ़ेंगे। और एक मैंने आपको भी कहा था कि मैं लास्ट में एक प्रश्न दूंगा आपको वीडियो के अंत में। एक तो आपको दे दिया था वीडियो के शुरू में, एक अंत में दे देता हूँ कि आपके प्रश्न आ चुका है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ स्थित है। ठीक है, प्रश्न में लिखता हूं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ये आरएस में आ चुका है और इस बजट में इसका उल्लेख भी किया गया है। ठीक है, तो वो आपको बताना है। ऑप्शंस में आपको दे देता हूं, ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर, डी कोटा। ठीक है, आपको इसका आंसर अगले वीडियो में मिलेगा। जब तक आप अपना आंसर जो कमेंट्स है उसमें दे सकते हैं। एक तो आपके वीडियो के शुरू में मैंने प्रश्न दिया था और एक ही आपको प्रश्न दिया है। ठीक है, और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद और आगे भी साथ बने रहिए। अभी बहुत टॉपिक इसके बजट के बाकी हैं। धन्यवाद।